हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज बनोड़ा। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने बीएससी सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शुरू करते हुए उसमें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पढ़ा था। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में हमने ये पढ़ा था कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जब बनते हैं तो किस तरह का हाइब्रिडेशन शो करते हैं, और हाइब्रिडेशन शो करने के लिए उनके कौन से ऑर्बिटल्स यूज में होते हैं, जिसमें हमने दो तरह के ऑर्बिटल्स के बारे में पहले डिस्कस कर लिया था, T2G और AG कक्षक के बारे में। तो बच्चों, T2G कक्षक क्या होते हैं मैंने आपको बताया था, और EG कक्षक क्या होते हैं, और साथ ही बताया था बच्चों D2sp3 और sp3d2 दो तरह के हाइब्रिडेशन होते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। तो D2sp3 जो आपका हाइब्रिडेशन होता है उसमें जो आपके कक्षक यूज होते हैं वो किस तरह से होते हैं, और इसमें मैंने आपको एक बात नोट करवाई थी, अगर आपका D2sp3 कक्षक D2sp3 हाइब्रिडेशन किसी कोई कॉम्प्लेक्स अगर शो करता है तो उसमें आपके EG कक्षक खाली रहने जरूरी है। मतलब ये जो EG कक्षक हैं वो हमेशा एम्प्टी होंगे, तभी आपका D2sp3 संकरण को या फिर हाइब्रिडेशन जो होता है वो कोई कॉम्प्लेक्स शो करेगा। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। आज फिर मैं इसको थोड़ा सा और डिस्कस कर लूंगा तो आपको 100% समझ में आ जाएगा, और आगे बढ़ते हुए हम कुछ एग्जांपल्स को सोल्व करेंगे तो आपको 100% ये जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की जो ज्योमेट्री और हाइब्रिडेशन है और उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो आपको समझ में आ जाएगी बच्चों। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रही होगी, और बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको आपको और प्रमोट कर सकें। और साथ ही जितना ज़्यादा आपका ये मतलब सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इसको लाइव लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो साथ ही जैसे ही अगर आप इसको 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचा देंगे तो जल्दी आपके लिए लाइव क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी, और लाइव क्लासेस अवेलेबल होने पे आपका जो रूटीन है वो अच्छा हो जाएगा, मतलब आप एक शेड्यूल के साथ पढ़ सकेंगे, और लाइव क्लासेस में हम आपको और ज़्यादा अच्छे से पढ़ा पाएंगे। मतलब कि एक हमारे पास फिक्स रहेगा टाइम कि इस टाइम पे हमको आपको पढ़ाना है, तो पढ़ाने के लिए हम उसी टाइम पे और आप भी उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छी अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास बच्चों, जिसमें हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस को पढ़ेंगे। जो तो बच्चों, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हमने दो तरह के हाइब्रिडेशन की बात की, D2sp3 और साथ ही sp3d2। ये दो तरह के हाइब्रिडेशन पढ़े थे बच्चों। ये दो तरह के हाइब्रिडेशन पढ़े बच्चों, इसमें मैंने आपको बताया हमने D2sp3 हाइब्रिडेशन के बारे में बात की थी। कौन सा हाइब्रिडेशन बात की थी हमने बच्चों? D2sp3। तो D2sp3 में मैंने बताया बच्चों कि कोई भी आपका मेटल एटम होगा, सेंट्रल मेटल एटम जो होगा उसमें जो डी कक्षक होंगी उसमें दो तरह के कक्षक पाए जाते हैं। कैसे? आपके एक तो T2G और दूसरा आपका EG। T2G सॉरी T2G कौन से होते हैं बच्चों? तो DXY, DYZ और DZX, और ये होते हैं बच्चों आपके कौन से? DX² माइनस वाई स्क्वायर और DZ²। इसके बारे में हमने पढ़ा था बच्चों। आई होप आपको क्लियर हो गया होंगे। अब जब मैं बात करूं बच्चों D2sp3 संकरण की, जो कि आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स शो करता है, तो उसमें D2 हाइब्रिडेशन शो करने के लिए हमेशा आपके सेंट्रल मेटल एटम में क्या होना चाहिए? EG कक्षक एम्प्टी होने चाहिए, एम्प्टी खाली होने चाहिए। समझ रहे बच्चे आप? खाली होने चाहिए, तभी क्या होगा? ये D2 में आपके लिगेंड के इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और ये D2sp3 संकरण शो करेगा। इसके बाद क्या आएंगे? आपका S आएगा, और इसके बाद क्या आएगा? आपका P आएगा। तो इस तरह से आप DSP, तो ये sp3 और यहाँ पे D2, इस तरह से आपका D2sp3 संकरण शो होगा। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था। और कौन कौन से कक्षक आपके कौन कौन से कॉम्प्लेक्स आपके D2sp3 संकरण शो करेंगे, तो उसके बारे में मैंने आपको थोड़ा बताया था। एक बार फिर से डिस्कस कर लेते बच्चों कि किस तरह से आपके जो मेटल हैं वो आपका D2sp3 संकरण शो करेंगे। तो कल बच्चों मैंने आपको लिखवाया था कि जिस भी मेटल के पास आपका D0, D1 और D2 और साथ ही D3 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो कौन सा आपका संकरण होगा? D2sp3। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं बच्चों, यहाँ पे 3 एग्जांपल ले रहा हूं। स्कैंडियम 3+, स्कैंडियम 3+, टाइटेनियम 4+, टाइटेनियम 4+, टाइटेनियम 4+, वेनेडियम 5+। साथ ही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों आपका टाइटेनियम 3+, टाइटेनियम 3+, टाइटेनियम 2+ और वेनेडियम 3+। ये एग्जांपल कुछ मैंने सेलेक्ट किए हैं, मतलब आपके बुक में सेलेक्ट किए हुए दे रखे हैं। V2+, V2+ और Cr3+, ये आपके बुक में दे रखे हैं बच्चों। तो ये जो स्कैंडियम 3+ है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, स्कैंडियम का जो इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 21, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम,
ये तीनों एक साथ चलते हैं और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 21 होता है। मीन्स कि डी में आपके 1 और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 प्लस मीन्स यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, D0 हो जाएगा। साथ ही अपन Ti4 में बात करें तो यहाँ पे 3d2 और 4s2 तो दोनों कट जाएंगे और आपके पास Ti4 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, D0 हो जाएगा। V5 की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और 2 तो दोनों कट जाएंगे तो क्या होगा आपके पास 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ से 5 है तो 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा 5 निकल जाएंगे और आपका जो इसका नया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या होगा 0 हो जाएगा। 0 होने पर आपका D2sp3 पॉसिबल है। अपन 3 प्लस की बात करें, 3 प्लस में क्या हो जाएगा बच्चों, इसका होता क्या है 3d2 4s2 क्या होता है 3d2 4s2 तो क्या हो जाएगा बच्चों, 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 2 यहाँ से निकलेंगे, 1 यहाँ से निकल जाएगा, तो इसका क्या बन जाएगा 3d1 बन जाएगा। 3d1 बनते मतलब ये वाला कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा, तो इसमें कौन सा बन जाएगा 3d1 d1 बन जाएगा। यहाँ पे बच्चों बात करें तो d2 बन जाएगा और यहाँ पे बात करें तो बच्चों d3 बन जाएगा। अब d3 तक तो अपन यहाँ पे देखते हैं किस तरह से इसमें 1 2 3 4 5 d3 तक तो ये चलेंगे और यहाँ पे क्या चलेगा आपका Eg, तो इन सब में क्या रहेगा आपका Eg खाली रहेगा। Eg खाली रहेगा तो ये आसानी से क्या बना देंगे आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। कौन सा हाइब्रिडेशन से, D2sp3 से। तो इस तरह से आपका D2sp3 में जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है वो इस तरह से बनते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। इसके आगे बढ़ते हुए मैं बात करूं बच्चों, अगर किसी कंपाउंड में आपका ये जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके अलावा कोई कॉन्फ़िगरेशन रहता है, जैसे D5 है या फिर आगे अपन इसको एक बार आपने नोट कर लिया होगा बच्चों, ये तो आपको वीडियो को बैकवर्ड करके पोस्ट करके आप आसानी से नोट कर सकते हैं इसको। बच्चों इसके अलावा अगर अपने पास कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है, जैसे कि मैं बात करूं D5 D6 या D7 की, इस तरह का कोई कॉन्फ़िगरेशन रहता है और अगर वो अपने से पूछे कि उसमें D2sp3 संकरण पॉसिबल है कि नहीं, तो बच्चों इसमें भी D2 हाइब्रिडेशन जो होता है, D2sp3 हाइब्रिडेशन वो पॉसिबल होता है। कैसे होता है बच्चों समझिएगा। सबसे पहले अगर मैं D5 की बात करूं तो D5 की बात करें बच्चों तो इस तरह का इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चलेगा, इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चलेगा। तो इसमें क्या हो गया, Eg कक्षक तो भरे हुए हैं, मतलब इसमें हाफ फील्ड है, एक तरह से पूरा हाफ फील्ड है। तो जैसे इसके पास लिगेंड आएगा बच्चों, लिगेंड आएगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है तो उसके प्रतिकर्षण के कारण क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, मतलब इसके T2g कक्षक में आ जाएंगे और इनकी क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। पेयरिंग होगी तभी क्या होगा कि आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन पाएगा और Eg कक्षक खाली होगा तभी क्या होगा आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा, मतलब D2sp3 संकरण होगा तभी क्या होगा आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो कैसे होगा, अब ये लिगेंड कब पीछे आते हैं, ये लिगेंड कब पीछे आते हैं, कौन सा लिगेंड आएगा तो पीछे आएंगे, इसके बारे में आपका वीबीटी नहीं बताता बच्चों। इसके बारे में कौन बताता है, आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बताता है। बट वीबीटी ने बता दिया कुछ एग्जांपल लेके कि इन एग्जांपल में क्या होता है आपका D2sp3 और किसी एग्जांपल में आपका होगा sp3d2, इस तरह के, मतलब इसने हाइब्रिडेशन तो बता दिए बट कब यह होगा वो नहीं बताया। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, एक लिमिट हो जाएगी। तो लिमिटेशन के बारे में हम पढ़ेंगे तब इसको डिस्कस करेंगे बच्चों। तो यहाँ पे देखिए जो कोई अगर लिगेंड आ रहा है तो NH3 जैसा अगर लिगेंड है तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा बच्चों, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड जब इससे जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी बच्चों। तो क्या हो जाएगा आपका Eg कक्षक खाली हो जाएंगे, Eg कक्षक खाली होते ही क्या हो जाएगा आपका D2sp3 को, मतलब जो आपका हाइब्रिडेशन है उसको करने के लिए जो आपका एटम है वो रेडी हो जाएगा या फिर आयन क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा और क्या बना देगा आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना देगा। इसी तरह से मैं बात करूं बच्चों D6 की, तो D6 में भी क्या होगा, यहाँ पे दो और एक यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे भी अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड आता है तो क्या हो जाएगा, इस तरह से पेयरिंग हो जाएगी और यहाँ से Eg कक्षक खाली हो जाएगा, Eg कक्षक खाली होगा और आपका D2sp3 संकरण बन जाएगा और आपका क्या सॉरी D2sp3 संकरण और मतलब जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब बच्चों मैं बात करूं D7 की, D7 को समझिएगा क्या होता है। D7 में 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होंगे। अब जैसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड इसमें आएगा बच्चों, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड आने पे क्या होगा, एक तो यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी और एक इलेक्ट्रॉन इसमें और बच जाएगा। अब इसमें Eg कक्षक खाली नहीं है, तो Eg कक्षक खाली नहीं है तो इसमें से ये जो सेंट्रल मेटल एटम है वो क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल के क्या करेगा, इसके हायर एनर्जी वाले जो ऑर्बिट होते हैं उसमें क्या कर लेगा, ट्रांसफर कर लेगा। जो इसके डी ऑर्बिट होते हैं उसमें ट्रांसफर कर लेगा एक इलेक्ट्रॉन को। कैसे, यहाँ पे तो आपका लिगेंड का इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहाँ पे लिगेंड के इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लिगेंड के इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लिगेंड के इलेक्ट्रॉन
और sp3d2 आपका बन जाएगा और यहाँ पे आपका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट होकर इसमें आ जाएगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स में मतलब एक्सेप्शन की तरह काम करेगा, उसको भी हम अभी देख लेंगे। आई होप बच्चों आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में d2sp3 संकरण कैसे होता है और उसमें कौन कौन से कक्षक भाग ले सकते हैं उसके बारे में हमने देखा। तो सबसे पहले तो जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है d0 d1 d2 कॉन्फ़िगरेशन वाले जो इलेक्ट्रॉन एटम हैं वो भाग ले सकते हैं, साथ ही d5 d6 d7 वाले भी इसमें भाग ले सकते हैं बच्चों। तो अब बच्चों d5 d6 d7 वाले भाग लेते हैं तो उसका इफेक्ट क्या पड़ता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं बच्चों और उसके बारे में हम पढ़ते हुए। तो बच्चों हम नेक्स्ट इसमें एक एग्जांपल लेंगे CONH3 3+। इस एग्जांपल को लेते हुए बच्चों हम इसकी ऑक्टाहेड्रल शेप को समझेंगे, साथ ही इसमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी या नहीं होगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसमें किस तरह से मतलब ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट में मतलब रहेगा और किस तरह से ग्राउंड स्टेट में रहेगा उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों देखिए यहाँ पे जो आपका लिगेंड है वो है CONH3 और इसके ऊपर +3 चार्ज है, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी +3 हो जाएगी। तो बच्चों समझिएगा, सबसे पहले मैं सेंट्रल मेटल एटम की बात करूं, केंद्रीय धातु आयन की बात करूं या केंद्रीय धातु परमाणु की बात करूं, जिसमें क्या है बच्चों आपका कोबाल्ट है। क्या है बच्चों? कोबाल्ट है। कोबाल्ट का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है यहाँ पे एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर तो क्या होता है बच्चों आपका 27 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूं तो 3d7 4s2 होता है। ये कहाँ होता है? तो ग्राउंड स्टेट में होता है बच्चों। ग्राउंड स्टेट में इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो ये होता है 3d7 4s2 और साथ ही इसका जो अपन बात करें एटॉमिक नंबर 27 होता है। देखिए बच्चों इसमें आगे सबसे पहले हम मैं बात करूं इसमें इसके ग्राउंड स्टेट में किसकी बात करेंगे हम, इसमें जो आपके ग्राउंड स्टेट में इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उसको कक्षकों में किस तरह से इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसके बारे में देखते हैं। तो सीओ की मैं जब ग्राउंड स्टेट लिखता हूं बच्चों, किसकी? सीओ की ग्राउंड स्टेट, सीओ की ग्राउंड स्टेट लिखे बच्चों, तो इसमें सबसे पहले मैं बनाऊंगा आपका डी कक्षक। डी कक्षक बना रहा हूं, डी कक्षक बनाया। इसके बाद कौन सा चलेगा बच्चों? आपका 4s चलेगा, सबको पता है बच्चों, बहुत इजी है। उसके बाद आपका चलेगा 4p चलेगा, 4p चलेगा और लास्ट जो आपका होगा वो 4d होगा। 4d आपका होता है 4f भी इसमें प्रेजेंट होता है बच्चों, आप सबको पता है कि 4 जो एनर्जी लेवल 4 होता है उसमें इस तरह के आपके एनर्जी मतलब जो ऑर्बिट होते हैं वो होते हैं 3d 4s 4p और 4d, इस तरह के आपके ऑर्बिट होते हैं। तो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 7 है। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बच्चों? 3 है। साथ ही बच्चों इसमें देखिए 4s में कितने हैं? तो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, सबको पता है बच्चों। ये बच्चों मैंने यहाँ पे 2 लिखे हैं और यहाँ पे 3 अनपेयर्ड लिखे हैं। इसका मतलब आपको पता होगा कि जो 4s की जो एनर्जी होती है वो 3d से कम होती है और ऑलमोस्ट इन दोनों की क्या होती है? सेम होती है। तो आपने जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़ते हुए आपने देखा होगा इस तरह का जो डायग्राम बनाते हैं उसमें जो 4s आता है वो पहले आता है और 3d बाद में आता है। तो 4s में पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे फिर 3d में जाएंगे। यहाँ तक आप सबको पता है बच्चों। अब ये तो ग्राउंड स्टेट होगी। अब मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालता हूँ +3, मीन्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए अपन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो क्या हो जाएगा? CO +3 के लिए तो 3d 7 की जगह क्या हो गया? +3 निकल गया तो 3d4 और 4s2 बन जाएगा। तो 3d4 और 4s2 तो यहाँ पे लिखते हैं, मैं लिखता हूँ CO3+। इसके लिए लिख रहे हैं, इसके लिए क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 4 1 2 3 4 और यहाँ पे 4s का लिखूं मैं बच्चों तो क्या हो जाएगा आपका इस तरह से 4s बन जाएगा और 4p इसके साथ ही वापस 4p एम्प्टी रहेगा। और 4d की बात करते हैं बच्चों 1 2 3 4 5 तो 4d की। तो जैसे ही मैं इसमें यहाँ पे बात करूँ तो 4s तो खाली हो जाएगा बच्चों, आपको सबको पता है। तो 3d में इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से रहेंगे, मतलब इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है अभी यहाँ पे जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। नेक्स्ट मैं बताऊं बच्चों इसकी जो 4s के बाद इसकी जो एक्साइटेड स्टेट है वो CONH3 के साथ किस तरह से रहेगी। तो यहाँ पे इस कंपाउंड के लिए लेते हैं बच्चों CONH3 और 3+ के लिए, मतलब इसमें जो आपका सेंट्रल एटम है वो क्या है 3+ है, CO3+ है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा या फिर ऑर्बिटल में जो इसके इलेक्ट्रॉन होंगे वो किस तरह से होंगे समझिएगा। NH3 मैंने आपको बताया कि एक बार बता देता कि मतलब आपको कंफ्यूजन नहीं हो कि इसमें जो ये है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो सबसे पहले ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा? इसकी पेयरिंग हो जाएगी इस तरह से, एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें, और यहाँ पे लिगेंड के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे आपके किसके? NH3 के। और साथ ही
4s में किसके इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, लिगेंड के आ जाएंगे, और 4p में किसके इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे बच्चों, तो इसमें भी लिगेंड के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इस तरह से आपका, इस तरह से क्या होगा बच्चों, आपके लिगेंड के इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, 4d पहले जैसे खाली रहेगा। यहाँ तक आप सबको पता है बच्चों किस तरह से इसमें क्या हो रहा है, आई होप आप समझ रहे होंगे बच्चों सब के सब। यहाँ पे मैं 4d लिख देता हूँ, यहाँ पे 4p लिख देते हैं, और यहाँ पे 4s लिख देते हैं, और साथ ही यहाँ पे 3d लिख देते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से इसमें इलेक्ट्रॉन भरे। तो पहले जो मतलब यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था 3+ का, उसमें इलेक्ट्रॉन आए, तो इलेक्ट्रॉन आने से इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हुए इसमें भेज दिया, और भेज देते ही ये क्या बन जाएगा आपका 3d का जो है, इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, बाकी ये आपके लिगेंड के इलेक्ट्रॉन, ये लिगेंड के इलेक्ट्रॉन, और ये भी लिगेंड के इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बच्चों। तो इस तरह से आपका क्या होता है, मैंने कुछ गलत तो नहीं बना दिया बच्चों, एक सेकेंड। तो बच्चों मैंने यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन कम लिख दिए हैं, समझिएगा। जैसे कि मेरे पास यो ग्राउंड स्टेट में इस तरह से 2 इसमें, 3 इसमें और 2 इसमें, मेरे को यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन निकालने, 3 निकालने, तो 2 यहाँ से निकाल दिए बच्चों, 2 यहाँ से निकाल दिए, ठीक है, निकाल दिए बच्चों। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 5 इलेक्ट्रॉन है, और मैं यहाँ पे कितने लिखे, मैंने 4 इलेक्ट्रॉन लिखे। तो यहाँ का जो इसके साथ तो जो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा आपका, वो क्या हो जाएगा, इसकी तरफ चले जाएगा, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे बच्चों, 5 बचेंगे। अब 5 बचेंगे बच्चों, और साथ ही यहाँ पे कितने ये तो जैसे यहाँ पे 2 कितने निकालने, 3 निकालने, 2 यहाँ से निकालेगा, 1 यहाँ से निकालेगा। अब इसमें 2 लोन पेयर पहले से हैं, तो जैसे लिगेंड आएगा, तो लिगेंड आने से क्या होगा कि इसका जो ये इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा, इसकी तरफ, मतलब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और ये क्या मतलब पूरी तरह से हाफ फील्ड मतलब बनाने की कोशिश करेगा, और इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा। जब लिगेंड इसके पास आएगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे इस तरह से। तो अब इसमें देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी बचा नहीं, बचा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो कैसी होगी, डायमैग्नेटिक हो जाएगी। मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो कैसी होगी, पैरामैग्नेटिक होगी, पैरामैग्नेटिक होगी, बट इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा। और CONH3+ का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है वो कुछ इस तरह से होता है। लिगेंड के इलेक्ट्रॉन और आपके जो सेंट्रल मेटल एटम के इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो इस तरह से रहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो अब आप इसमें बता सकते हैं बच्चों कौन सा संकरण है। तो संकरण में देखिए जो क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन मैंने लिख रखे हैं वो आपके क्या है, संकर मतलब जो आपके लिगेंड के इलेक्ट्रॉन है वो, तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन जिसमें भी जा रहे हैं वो आपका क्या हो जाएगा, संकरण हो जाएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे D2 में जा रहे हैं, मतलब डी में 2 जा रहे हैं, 2 कक्षों में जा रहे हैं D2, और साथ में S, और यहाँ पे P3, D2sp3, ये जो संकरण हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, D2sp3 हो जाएगा। नोट कर लीजिए बच्चों इसको। अच्छा बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने इसको फिर से बनाने की कोशिश की है और इसको अच्छा सा लिखने की कोशिश की है, तो ये डायग्राम भी आपको समझ में आ गया होगा। CONH3 में जो आपका D2sp3 संकरण होता है वो किस तरह से होता है मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सेंट्रल मेटल एटम को ढूंढना है, उसके बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखना है, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखने के बाद आपको क्या निकालना बच्चों, उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे आपने निकाली, तो पहले आपको उसके ऑक्सीडेशन स्टेट में उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है वो लिखना है, साथ ही उसके बाद उसमें लिगेंड एंटर होने के बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा वो आपको लिखना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे NH3 लिया, और NH3 लेने के बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से लिखा। मतलब कि NH3 क्या है, एक तरह का स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है मतलब लोन पेयर को इजीली दे देता है, इजीली दे देता है, तो क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, डेंसिटी बढ़ते ही जो ये इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएंगे, इसके पीछे वाले कक्षों में, कम ऊर्जा वाले कक्षकों में आ जाएंगे, और जिससे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी और आपके Eg कक्षक खाली हो जाएंगे। तो खाली होते ही लिगेंड के इलेक्ट्रॉन इसमें आके रह जाएंगे, और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, तो 12 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 6 लिगेंड आ रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6 लिगेंड यहाँ पे सेट हो जाएंगे, और आपका CONH3 क्या बन जाएगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। आई होप बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा, तो आपने नोट भी कर लिया होगा साथ में। नेक्स्ट इसका दूसरा एग्जांपल है COF6 के बारे में बात करेंगे बच्चों, उसमें किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन होगा वो देखते हैं। यहाँ पे बच्चों मैंने आपको बताया कि जो D2sp3 होता है उसमें Eg कक्षक खाली होना चाहिए। अब नेक्स्ट बच्चों देखते हैं अपने पास, सॉरी यहाँ पे मैं मिटाना नहीं चाहता था, यही मेरे को साफ करना है बच्चों, ये तो जैसा है वैसा रहेगा आपका, फिर से बना लेंगे इसको। तो बच्चों देखिए अपने पास CONH3 की जगह मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ F6, COF6, और इसके ऊपर जो चार्ज रहेगा वो 3- रहेगा। क्या रहेगा बच्चों, 3- रहेगा। अब इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है वो भी यहाँ पे भी क्या रहती है बच्चों, +3 रहती है, +3 रहती है, +3 रहती है बच्चों।
तो सीओ की जो ग्राउंड स्टेट है बच्चों, कौन सी स्टेट अपने, ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं बच्चों। तो फिर जिस तरह से इसकी ग्राउंड स्टेट रहेगी, अब मैं CO3+ की बात करूं, CO3+ की बात करूं तो उसमें क्या हो जाएगी, इस तरह की आपकी ग्राउंड मतलब +3 की स्टेट रहेगी। अब जब इसमें F6- F मतलब F का जो आपका लिगेंड है वो आएगा, तो COF6। बच्चों आपका जितना NH3 मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है उतना आपका F नहीं होता, फ्लोरीन नहीं होता है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करा पाएगा। क्या नहीं करा पाएगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करा पाएगा। इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी तो इसमें क्या बचेगा बच्चों, अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेंगे। कैसे नहीं बचेंगे कैसे बचेंगे बच्चों, तो बस समझिएगा। यहाँ पे COF6 की बात कर रहे हैं बच्चों। सबसे पहले हमारे पास ये हो गया, सेकेंड हम यहाँ पे लिख रहे हैं इस तरह से आपका 4P, और लास्ट में बच्चों यहाँ पे लिख रहे हैं हम 4D लिख रहे हैं। ये आपका 3S हो जाएगा, 4D 4P 1 2 3 4। इस तरह से आपका ये कक्षक हो जाएंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3D, यहाँ पे भी आपका 3D 4S 4P 4S 4P और 4D, कौन सा हो जाएगा आपका 4D। बच्चों मैंने क्या बताया, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड के बारे में वीबीटी में नहीं बताया था, बस इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया, हर एक कंपाउंड में जिसके बारे में एक्सप्लेन कर सके उसके बारे में बताया था। तो यहाँ पे F6 को अपने आपको क्या मानना है, क्रिस्टल फ्री थ्योरी के मतलब इसको याद रखने के लिए ये वीक लिगेंड है इसके लिए। तो क्या हो जाएगा बच्चों, सबसे पहले इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो लिखते हैं, इस तरह से रहेगा। जो इसका पहले था वही रहेगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका CO3+3 का था वही रहेगा। लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो कुछ इस तरह से जाएंगे, आपके जो आउटर मोस्ट शेल में जो एम्प्टी ऑर्बिटल है उसी में जाएंगे, इस तरह से। तो बच्चों इसमें जो हाइब्रिडेशन होगा वो चेक कीजिए, कौन सा होगा, sp3 और d2। क्या हो जाएगा, sp3 और d2। कौन सा हाइब्रिडेशन होगा बच्चों, अपना ये वाला sp3d2, sp3d2 किसमें होगा, COF6 और ऊपर लिखेंगे बच्चों यहाँ पे 3-। ये जो आपका आयन होगा उसमें क्या हो जाएगा, sp3d2। ये आपका संकरण रहेगा और इसकी जो ज्योमेट्री रहेगी वो कौन सी जाएगी, कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो नोट कर लीजिए बच्चों COF6 3- के लिए भी, तो इसको भी आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो इस तरह से आपके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं, और दो तरह की क्या करते हैं ये बच्चों, आपकी हाइब्रिडेशन शो करते हैं, और दोनों ही तरह की हाइब्रिडेशन मैंने यहाँ पे लिख के बता दी बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी कुछ थ्योरी है बच्चों, समझिएगा। जब हमने CONH3 के बारे में पढ़ा बच्चों, तो यहाँ पे एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा तो वो कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहा था, मैंने आपको बताया डायमैग्नेटिक। बट बच्चों COF6 की बात करें हम, COF6 की बात करें तो इसमें देखो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन बचे, बहुत सारे, मतलब 1 2 3 4 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। तो ये क्या करेगा, बहुत ही ज्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। अनपेड इलेक्ट्रॉन बचते ही कोई भी जो आपका कंपाउंड है वो क्या करेगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसलिए क्या करेगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। तो नोट कर लीजिए बच्चों, और साथ ही इसकी कुछ थ्योरी है वो भी मैं आपको लिखवा देता हूँ। आई होप बच्चों आपने नोट कर लिया होगा। दोनों ही कंपाउंड के लिए आप अलग से थ्योरी लिख लीजिएगा। दोनों कंपाउंड के लिए बच्चों अलग से डायग्राम बनाइएगा, पूरा डायग्राम, और थ्योरी भी दोनों के लिए अलग से लिखनी है आपको। हाइब्रिडेशन दोनों में अलग है, कक्षकों का विपाटन दोनों में अलग तरह से होगा। तो बच्चों सबसे पहले हम लिखेंगे CONH3 कॉम्प्लेक्स के बारे में, CONH3 होल 6 3+ कॉम्प्लेक्स के बारे में लिखेंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे बच्चों, आपका ये डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। तो लिखिए इसमें, दिस कॉम्प्लेक्स इज this complex this complex is diamagnetic, this complex is diamagnetic, this complex is diamagnetic due to absence of due to absence of absence of unpaired electrons due to absence of unpaired
electrons unpaired electrons as inner d orbital as inner d orbital as inner d orbital are, जो कि कौन सा आपका 3D are used the complex is known as 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 inner orbital. ये भी बच्चों मैंने आपको डेफिनेशन में लिखवा दी है. inner orbital स्पिन पेयर्ड, दूसरा इसका नाम क्या होगा, स्पिन पेयर्ड ऑर्बिटल. मतलब इसमें सारे जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड है, तो क्या हो जाएगा, स्पिन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, स्पिन पेयर्ड. एंड दूसरा को क्या हो जाएगा बच्चों आपका, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स. क्या हो जाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स. तो बच्चों समझिएगा, दिस कॉम्प्लेक्स इज डायमैग्नेटिक ड्यू टू एब्सेंस ऑफ unpaired electron as inner d orbital are used, the complex is known as inner orbital. और साथ ही इसमें सारे जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों वो क्या है, पेयर्ड है. इसको क्या बोलेंगे, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये इसके जो इनर ऑर्बिटल यूज होते हैं इसलिए अपन क्या कहेंगे, इसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहेंगे. आई होप बच्चों आपको CONH3 की जो मैंने डिटेल लिखवाई वो एकदम क्लियर हो गई होंगी, तो इसको नोट कर लीजिए. साथ ही हम COF6 के बारे में बात करेंगे. तो बच्चों आपका COF6 के लिए मैं बात करूं बच्चों, तो यहाँ पे आप लिखिए COF6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3 और दिस कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक. क्या हो जाएगा बच्चों आपका, पैरामैग्नेटिक. क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक ड्यू टू एब्सेंस की जगह क्या आ जाएगा आपका, प्रेजेंस ऑफ. बच्चों ध्यान से समझते हुए लिखिएगा, मैं क्या क्या वर्ड चेंज कर रहा हूं. presence of unpaired electron as inner, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, as outer d orbital 4D, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3D की जगह 4D का अक्षर यूज हो रहा है, 4D are used, the complex is known as outer orbital. क्या हो जाएगा बच्चों आपका, outer orbital. एंड स्पिन पेयर्ड की जगह क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे स्पिन 3 और इसमें क्या हो जाएगा, लो स्पिन की जगह हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स. तो बच्चों इसको मैंने बहुत ही शॉर्ट में लिखवा दिया है आपको, तो इसको आराम से एक बार नोट कर लीजिए और या फिर स्क्रीनशॉट लेके आराम से इसको नोट कर लीजिए. आई होप बच्चों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर पॉज करके नोट कर लिया होगा. आगे बढ़ते हैं बच्चों, जो नया इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अगर D7 कॉन्फ़िगरेशन रहता है, अगर और ऐसा कोई कंपाउंड आपका किस तरह का कॉम्प्लेक्स बनाएगा, आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो वो किस तरह से बनाएगा उसके बारे में देखते हैं. तो D7 में बच्चों समझिएगा, सबसे पहले तो D7 में मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, 3D7 और 4s2 इस तरह का अगर कॉम्प्लेक्स मतलब आपका क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन होगा. तो सबसे पहले D में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बच्चों समझिएगा, 3D में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे वो समझिएगा, 1 2 3 और यहाँ पे 4, मतलब 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 7. इस तरह से इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे. और साथ ही यहाँ पे 4s2 में भी 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे. और यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, 4p में भी 3 और 4d लास्ट आपका रहेगा. तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें इस तरह से D7 कॉन्फ़िगरेशन, मतलब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे. जो CO के ऊपर जो चार्ज रहेगा वो +2 का रहेगा. कैसा रहेगा, +2 का रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाएंगे. और 3D7 का जो आपका रहेगा वो इस तरह से,
3d7 का किस तरह से रहेगा, तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और CO2 प्लस का इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, इस तरह से आपका कॉम्प्लेक्स आएगा, मतलब ग्राउंड स्टेट के CO2 प्लस इस तरह से रहेगा। अब इसमें अगर अपन बात करें कि अगर कोई कंपाउंड है वो क्या करेगा, जैसे ही मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड की बात करें, NH3 की बात करें, NH3 अगर इसके पास आएगा तो क्या होगा, मैक्सिमम वो पेयरिंग क्या कराएगा, एक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कराएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन तो इसमें बच जाएगा, फिर भी आपका एजी जो कक्षक है वो क्या होगा, खाली नहीं होगा। तब क्या होगा बच्चों कि यहाँ का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो ये क्या करेगा, इसको इसमें शिफ्ट कर देगा, किसमें, आपके 4d कक्षक में शिफ्ट कर देगा। 4d कक्षक में शिफ्ट करके एक इलेक्ट्रॉन तो आपका उच्च ऊर्जा में रहेगा और बाकी लिगेंड के इलेक्ट्रॉन इस तीनों में भर जाएंगे और आपका पास क्या बन जाएगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं बच्चों किस तरह से होता है, समझिएगा यहाँ पे, और उसकी भी जो थ्योरी है उसको भी हम कवर करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको एक बार बना के बता देता हूँ। तो ये होता है आपका 3d CO2 प्लस इन अ ग्राउंड स्टेट GS में आप लिख लीजिए इसको, 3d 4s 4p और आपका हो जाएगा ये 4d, कौन सा हो जाएगा बच्चों, 4d। तो यहाँ पे समझिएगा नेक्स्ट इसका CO2 प्लस कॉम्प्लेक्स जब बनाएगा तब की बात कर रहे हैं हम, 1 2 3 4 एंड देन 4s 4p और आपका 4d, इस तरह से इसमें 1 2 3 4। तो यहाँ पे बच्चों देखिए, सबसे पहले आप बात करें तो 3d की बात करते हैं, 4s की, 4p की और 4d की। तो जैसे ही इसमें लिगेंड आएगा तो इस तरह से इसमें पेयरिंग तो हो जाएगी 2 इलेक्ट्रॉन की, बट एक इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो यहाँ के 4d में चला जाएगा और लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे बच्चों आपके कुछ इस तरह से इसमें भर जाएंगे, इस तरह से। और इसमें जो हाइब्रिडेशन हो जाएगा बच्चों आपका D2sp3 और ज्योमेट्री हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल, कौन सी हो जाएगी बच्चों आपकी, ऑक्टाहेड्रल। इस तरह से इसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चलेगा और आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा, किसके लिए, 3d7 के लिए, 3d7 मतलब D7 कॉन्फ़िगरेशन के लिए बनेगा। मतलब इसमें जो 2 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपका कोई कॉम्प्लेक्स शो करता है उसके बाद D7 कॉन्फ़िगरेशन आता है, तो ये भी बहुत से एक्सेप्शन है बच्चों जिसमें हम पढ़ेंगे, तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अपन इसकी जो थ्योरी है उसको कवर करेंगे। आई होप बच्चों आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों लिखिएगा CO2 प्लस आयन के लिए, CO2 प्लस के लिए, CO2 प्लस मींस इसमें कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा आपका, D7 होगा। D7 के लिखिए फॉर मेटल आयन, फॉर मेटल आयन, इसको ऊपर लिख लीजिएगा बच्चों, फॉर मेटल आयन with D7 configuration, with D7 configuration, because of non availability, जैसा कि मैंने इसके डायग्राम में पहले बताया आपको कि इसमें जो ईजी ऑर्बिट होते हैं वो खाली नहीं होते हैं, मतलब अवेलेबिलिटी नहीं होती है कि लिगेंड के इलेक्ट्रॉन को रख सके। तो इसमें क्या होगा वो लिख रहे हैं बच्चों, बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी of two vacant d orbital D2sp3 hybridization is D2sp3 hybridization is not possible but in CO2 plus complex, one of the CO2 plus complex, one of the
one complex, one of the d orbital, d electron, one of the d electron is promoted to electron is promoted to some higher लेवल, जैसे कि मैंने 4D में इसको शिफ्ट किया था, आपने देखा था सम हायर लेवल, एंड eg orbitals and eg orbitals are made available for D2sp3 hybridization. क्या हो जाएगा बच्चों? D2sp3 hybridization. The promoted electrons is not so firmly बच्चों मैं जैसे बोल रहा हूँ उस तरह से आप लिखते जाएंगे तो आपको समझ में आ भी जाएगा और आप अच्छे से लिख सकते हैं। कुछ हैंडराइटिंग समझ में नहीं आया तो मैं जो बोल रहा हूँ बच्चों, सारा चीज जो लिख रहा हूँ वो बोल रहा हूँ, इसको समझते हुए लिखिएगा। सो फर्मली हेल्ड बाय द nucleus and may be easily lost to give CO3 प्लस स्टेट। क्या हो जाएगी? CO3 प्लस स्टेट। बच्चों इससे यहाँ पे नोट कर लीजिए, गिव CO3 प्लस स्टेट क्या बना देगी? आपकी CO3 प्लस स्टेट बना देगी। यहाँ पे स्टेट लिख रहा हूँ, अब थोड़ा लिख लीजिएगा। आई होप आपको दिख रहा होगा सारा, नहीं तो आप इस वीडियो को स्टॉप मतलब पॉज करके जूम करके देख सकते हैं। थोड़ी थ्योरी ज्यादा है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बच्चों पूछा जा सकता है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में CO2 प्लस जो आयन होते हैं आपके, वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट की तरह क्यों काम करते हैं बच्चों? तो इस लाइन को समझिएगा, यहाँ पे जो मैंने लिखवा रखी है, जहां से आपकी ये स्टार्ट होती है, यहाँ से स्टार्ट है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। द प्रोमोटेड इलेक्ट्रॉन इज नॉट सो फर्मली, मतलब जो ये क्या हो जाएगा आपका, जो एक इलेक्ट्रॉन प्रमोटेड होके 4D में चला जाएगा, उसके ऊपर न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो इतना नहीं रह पाएगा, जिसकी वजह से वो इजीली क्या कर देगा, उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा और CO3 प्लस में आ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है तो वो कैसी प्रॉपर्टी शो करेगा? आपका रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करेगा, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि CO2 प्लस आयन जो होते हैं वो कैसे होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, साथ ही इसकी जो लास्ट लाइन है वो भी आप देख लीजिए, क्या हो जाएगी बच्चों? यही है 10 CO2 प्लस कॉम्प्लेक्स आर रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे ऊपर लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे इसको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूं, तो आप एक साथ इसको लिख लेंगे 10 the CO2 plus complex R रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हो जाएगा बच्चों? ये इंपॉर्टेंट लाइन है, रिड्यूसिंग, नीचे लिख लेता हूं,
रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट कर रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, CO2 प्लस आयन आपका रिड्यूसिंग एजेंट मतलब रिड्यूसिंग एजेंट क्यों मतलब शो कर, रिड्यूसिंग एजेंट की प्रॉपर्टी क्यों शो करता है, इसके बारे में आपको लिखना है बच्चों, नोट कर लीजिए। और साथ ही बच्चों में आपको ये जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं उसकी कुछ प्रॉपर्टीज बच गई हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इस क्लास में करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो रही है, तो हम इसकी जो प्रॉपर्टी बची हुई है उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों आज की क्लास के लिए।